मुक्ता, अरे ओ मुक्ता, चाय बन गई कि नहीं? ओहो मम्मी, मुक्ता चाय तो तब बनाती ना जब उसने सुना होता। हम्म, जा रे रिया, जाकर देख कि तेरी भाभी ने अब तक चाय क्यों नहीं बनाई है। ठीक है मामा, आई सी। रिया जाकर देखती है तो उसकी परम प्रिय, परम श्रद्धेय भाभी मुक्ता जी एज यूजुअल अपने फोन पर बिजी है। उफ, अब क्या बोलूं उनको। ये तो फोन पर बिजी है और मुझे तो निकलना है भाई कॉलेज। नहीं तो मैं ही बना कर देती। कोई नहीं, कह देती हूँ। भाभी, भाभी। लेकिन मुक्ता मैडम के कानों में तो दूर दूर तक कोई भनक ही नहीं लगती है। अच्छा मम्मी, फिर क्या कहा शर्मा आंटी ने वर्मा आंटी को? फिर तो खूब मजे आए होंगे ना मम्मी। भाभी सुनो। हो, अच्छा, फिर वर्मा आंटी ने अच्छे से धोया होगा ना उनको। ओह सच में मम्मी, हाँ ठीक है, वो है भी इसी लायक, है ना? भाभी, भाभी, भाभी। अच्छा दीदी, आपने मुझे आवाज लगाई क्या? आप कब आई यहाँ? मुझे पता ही नहीं चला। भाभी, आप फोन से ध्यान हटाएंगी ना, तब तो पता चलेगा। अच्छा सुनिए, मम्मी ने चाय के लिए बोला है तो प्लीज उनको चाय दे आइए। हाँ, अच्छा ठीक है दीदी। अच्छा मम्मी, फिर क्या हुआ? अरे, तो फिर आपके पैरों में तो अभी भी बहुत तेज दर्द होगा ना? ओहो, थोड़ा ध्यान सा रखिए ना मम्मी, प्लीज। और हाँ, तेल लगा लीजिए, तुरंत आराम आ जाएगा। अब इधर रिया चाय की कहकर अपने कॉलेज के लिए रेडी होने लगती हैं और सासू माँ चाय का इंतजार करते करते 15 मिनट और बिता देती हैं। आज की कहानी है इंदौर शहर में रहने वाले माहेश्वरी परिवार की, जहां अभी कुछ ही दिनों पहले घर में नए सदस्य के रूप में बहू मुक्ता का आगमन हुआ है। जहां एक तरफ घर के मुखिया मनोज जी ने अपने बच्चों को बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से बड़ा किया, फिर वो चाहे घर को व्यवस्थित रखना हो या फिर टाइम से सोना और उठना हो। मोबाइल उनके बच्चे बहुत ही लिमिटेड वे में यूज करते थे और अपने पापा के सामने तो कभी भी नहीं। लेकिन बहू मुक्ता अपने मायके में ही लेकिन बहू मुक्ता अपने मायके में बड़े ही आजाद ख्यालों के साथ बड़ी हुई, बिना किसी रोक टोक के। अच्छा, बहुत हुई बातचीत, चलिए आगे देखते हैं। अब बहुत जोर से चीखने की आवाज आती है मुन्नी जी की। रिया, अरे ओ रिया, कहाँ हो? जरा जल्दी से यहाँ तो आओ। रिया भागती हुई सी अपनी माँ के कमरे में जाती है। क्या हुआ मम्मी? मुक्ता जमीन पर बैठी है और मुन्नी जी चेयर पर बैठी हैं। मुक्ता बड़ा सा तेल का डिब्बा लेकर बैठी हैं। मुन्नी जी सलवार ऊपर करके पैरों में तेल लगाने कह रही हैं। रिया, तूने भाभी को पैरों में तेल लगाने के लिए कहा था क्या? नहीं तो मम्मी। तभी मुक्ता फटाक से उठकर मुन्नी जी के सर में तेल लगाने के लिए डिब्बा खोलती हैं। हाँ हाँ, मुझे याद आया, सर में दर्द हो रहा था ना मम्मी जी। मुन्नी जी कुछ कह पाती उससे पहले ही पूरे तेल का डिब्बा खुलकर मुन्नी जी को तरबतर कर देता है। ये क्या किया भाभी आपने? मैंने तो बस आपको चाय बनाने के लिए कहा था। नहीं दीदी, आपने मुझसे कहा था कि मम्मी के पैर में तेल लगाना है। भाभी, मुझे याद आया, आपकी मम्मी आपको पैरों में दर्द बता रही थी और आप उन्हें पैरों में तेल लगाने के लिए कह रही थी। हाँ, आप सही कह रही हैं।
मैंने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया दीदी। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। बहू, अब तू रहने दे बेटा, मैं नहाने जा रही हूँ। तू तो बस एक कप चाय दे दे, अगर वो नहीं पी तो जरूर मुझे सर दर्द शुरू हो जाएगा। अपनी मुक्ता अब हर रोज कुछ ऐसे ही काम बिगाड़ू करती थी। कड़क ससुर जी हर बात नोटिस करते थे, लेकिन बहू अभी घर में नहीं है, ये सोचकर बिना कुछ कहे रह जाते। अब फिर अगले ही रोज की बात करते हैं। अच्छा संजना, सही है यार, तेरे यहाँ का मौसम तो बड़ा ही मस्त हो रखा है, मतलब। मुक्ता, जरा सुनो इधर। और मैं रसोई में हूँ, बताइए ना क्या काम है। अरे यहाँ तो आओ बाबा। उफ़्फ़ो, अच्छा संजना रुको, मैं जरा अंकुर की बात सुनकर आती हूँ, लेकिन तुम फोन नहीं काटना, हाँ। मुक्ता अंकुर के पास जाती है। मुक्ता, आज शाम को ही मुझे एक जरूरी ऑफिस की पार्टी में जाना है, और तुमको पता ही है कि कल वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई थी अचानक, तो मैंने अपनी ये शर्ट धोकर डाली है। बस तुम ये मेरे ऑफिस जाने से पहले प्रेस कर देना। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं ध्यान से कर दूंगी, आप परेशान मत हो। इधर अंकुर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और मुक्ता मैडम फिर से फोन पर बिजी हो जाती है। अच्छा संजना, सही है यार, वो वाला सूट पहन लेना। हाँ वही येलो वाला जो मेरी हल्दी में पहना था यार। ओहो, और नहीं तो क्या, और बता। इधर से उधर निकलते हुए मनोज जी बराबर अपनी बहू को देखते हैं कि वो लगातार फोन पर बिजी है, लेकिन कहे तो आखिर क्या कहे। ओहो, तेरे यहाँ बारिश आ गई, वाओ, बड़ी जोर सी बारिश है ना। और इधर मुक्ता मैडम को होश ही नहीं रहता कि बारिश उनके यहाँ नहीं, उनकी दोस्त के यहाँ आई है, और जाकर बालकनी से सारे कपड़े उठाकर अंदर लाकर गीले ही पटक देती है। देखना, यहाँ भी कपड़े गीले हो गए, और नहीं तो क्या, मैंने भी अंदर लाकर रख लिए। अब मुक्ता फोन पर ही बिजी रहकर सबको खाना खिलाती है। बाकी के सारे काम जैसे बर्तन साफ करना, किचन समेटना, झाड़ू लगाना, सब फोन पर लगे लगे ही हो जाता है। तभी शाम के 5 बजे अंकुर घर आ जाता है। मुक्ता, लेकिन हमारी मुक्ता तो अभी भी फोन पर लगी हुई थी। मुक्ता, कभी तो ये फोन रख दिया करो। मामला बिगड़ता देख मुक्ता मैडम जल्दी से फोन रख देती है। अब क्या हुआ अंकुर, आप बड़े ही नाराज लग रहे हैं। मेरी शर्ट प्रेस कर दी क्या तुमने? मुझे बस थोड़ी ही देर में जाना है, इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गया। शर्ट प्रेस का सुनकर मुक्ता के तो तोते उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि वो कुछ भूल सा रही है। हाँ अंकुर, याद आया, वो तुम्हारे जाने के बाद बारिश आई थी, तो मैंने सारे कपड़े उठाकर अंदर रख दिए। रुको मैं देखती हूँ। मुक्ता, तुम ये कैसी बातें कर रही हो यार, बारिश और हमारे यहाँ कब आई भला? तभी मुक्ता अंकुर की शर्ट लेकर आती है, जिसमें एक बड़ा सा काले कलर का दाग सारे गीले कपड़ों को एक साथ रखने के कारण लग चुका था। लेकिन अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अ, अ, अंकुर सुनो ना, इसमें तो एक बड़ा सा दाग लग गया। क्या दाग लग गया? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? दोनों का झगड़ा सुनकर मुन्नी जी, मनोज जी और रिया भी आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? शादी के 4 दिन हुए नहीं और आजकल के बच्चे लड़ना शुरू कर देते हैं बस। मम्मी देखो, इसने मेरी शर्ट का क्या हाल कर दिया है। शर्ट देखकर सब एकदम शांत हो जाते हैं।
मम्मी जी, वो जब बारिश आई थी ना, तो मैंने सारे कपड़े उठाकर अंदर रख लिए, जिससे लग गया दाग। बेटा, वो बारिश अपने यहाँ नहीं, तुम्हारी दोस्त संजना के यहाँ आई थी, जिससे आज सुबह से तुम बात कर रही हो। मनोज जी की बात सुनकर सबको हंसी भी आती है और गुस्सा भी। लेकिन अब करे तो क्या करे, बहू नई जो ठहरी। तभी रिया के दिमाग की घंटी बजती है। क्या भाभी, आपने सारे कपड़े उठाए? यानी मेरे भी? अपने कपड़े तो चेक कर लूं। अब रिया की आवाज दूसरे कमरे से आती है। मम्मी, मेरा ये पिंक टॉप, ये ब्लू कलर लग गया इसमें। हाय, ये मेरी पीली साड़ी, इसमें हरा रंग कैसे आया रे? अब क्या करे? हर रोज मुक्ता नए कारनामे किए जा रही थी, लेकिन उसका फोन था जो कि छूट ही नहीं रहा था। अब आओ, एक और नया कांड देख लो। आज मैं जल्दी पहले अपना काम निपटाऊंगी, तभी किसी से फोन पर बात करूंगी। रोज कोई ना कोई नाटक हो जाता है। लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है और मुक्ता मैडम का मन मोरनी की तरह मचल उठता है। और कैसी है बहन? हाँ, ठीक हूँ, तू बता। और हाँ, जल्दी से बता, फिर मैं फोन रख दूंगी। आय हाय, बड़ी घरेलू औरत हो गई है तू। तू तो मेरी बहन है, एकदम आदर्श नारी। अरे यार, क्या बताऊं, रोज कर्म करने जाती हूँ, कांड हो जाता है। थक गई हूं मैं तो। ओह, अच्छा, ऐसी बात है। और तेरी मुन्नी जी के क्या हाल चाल है? उन्हें देखकर तो मुझे वही गाना याद आ जाता है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ओए, बदतमीज लड़की, तू रख फोन। किसी ने सुन लिया ना तो बस मेरी खैर नहीं। वैसे याद कैसे किया? कुछ नहीं, बस यार सोचा आज भंडारे वाले आलू की सब्जी बनाऊं, तो बस वही बना रही थी तो तेरी याद आ गई, क्योंकि तुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना। और तू बता, क्या कर रही है? अब बस कुछ ज्यादा नहीं, बाकी का काम तो आज मैंने निपटा लिया है। बस भरवा करेले बना रही हूँ। मस्त मसाला रेडी कर लिया है। आज पूरी फैमिली को अपने हाथ के चटपटे शानदार भरवा करेले बनाकर खिलाऊंगी। वैसे ही मैंने 2-3 दिन में ऐसे कारनामे कर दिए हैं कि पूछो ही मत। अच्छा जी, बता बता। ए, तू चुप रह समझी, बहुत मजे ले रही है मेरे। अरे तू भी ना पगली है एकदम। अरे बहन से ज्यादा जिगरी यार है मेरी। ले, तेरे से बातें करते करते मेरी सब्जी भी बन गई। बस ये डाल दिया एक जग भरकर पानी, अब रख दिया इसे ढक कर। और अब जा रही हूं मैं आराम से एसी में लेटने। अब आराम से उबल भी दे। लेकिन मुक्ता का ध्यान तो पूरा फोन पर ही था और उसने भी वही सब किया जो उसकी प्यारी बहन ने किया था। अब थोड़ी देर में सासू माँ मुन्नी जी को भूख लगती है। बहू, अरे ओ बहू, बड़ी देर पहले करेले बना रही है, लाओ खा लेती हूँ। खाने का समय भी हो गया है। क्यों जी, आप भी खाओगे? लगा लूं आपका भी खाना? हाँ हाँ, बिल्कुल। अब मुन्नी जी जाकर रसोई में देखती हैं। आए हाय, अभी भी गैस चल रही है। लाओ, बंद करके करेले निकाल लेती हूँ। जब मुन्नी जी कढ़ाई से प्लेट हटाती हैं, तो देखती हैं कि कढ़ाई ऊपर तक पानी से भरी है और उसमें करेले तैर रहे हैं। हे प्रभु,
अब ये क्या क्या देखना पड़ रहा है। क्या हुआ मुन्नी जी? अजी खुद ही देख लो। रुको जी। मुक्ता, बहू मुक्ता, मुक्ता बहू। अरे सुनना ऋतु, बाद में बात करती हूँ मैं। जी आई पापा जी। बहू, मुझे पता है तुम वाकई में बहुत काम करती हो। देखो आज तुमने कितने बढ़िया करेले बनाए हैं। अरे ये क्या हुआ भगवान, लेकिन मैंने तो पानी डाला ही नहीं था। अरे बहू, ये पानी तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे फोन पर जो सामने होगा उसने जरूर डाला होगा। इसलिए आज से ये फोन मेरे पास रहेगा जब तक तुम काम करोगी। उसके बाद ये तुम्हारा। ठीक है पापा जी। इसके बाद मुक्ता से वैसी गलतियां कभी नहीं हुई। अरे बहन जी कहाँ हो आप? आपको क्या लगा था आप नहीं बताओगी तो हमें पता नहीं चलेगा? हम पड़ोसी हैं आपके, सुख दुख खुशी गम सबके खबर रखते हैं। कैसी बात कर दी बहन जी आपने। अरे आपसे क्यों छुपाएंगे, आप आओ ना। अरे बहन जी जब से हमें पता चला है ना कि आपके देवर नरेंद्र ने आपकी पूरी फैमिली को कनाडा बुलाया है, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इतनी बड़ी खबर और हमें अब पता चल रही है। बिल्कुल ठीक सुना है बहन जी आपने। नरेंद्र के पुत्र की शादी है, इतना बड़ा बिजनेस है उसका, कनाडा में डॉलर कमाता है, डॉलर। हमारी पूरी फैमिली का प्लेन का टिकट भेजा है उसने। अरे बहन जी पूरे पिंड में इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने वाले आप लोग पहले हो। मैं तो कहती हूँ इस बात पर पार्टी होनी चाहिए थी। कोई छोटी मोटी बात है क्या जी? आपको याद है वो अपने परमिंदर भाई साहब, अरे उनका पुत्र 2 घंटे की फ्लाइट लेकर गोवा गया था। उन्होंने तो जी पूरे पिंड में देसी घी के लड्डू बंटवाए थे। मैं तो कहती हूँ इंटरनेशनल फ्लाइट से जा रहे आप, आपको तो ऐसी पार्टी देनी चाहिए कि गांव में लोग याद रखे। आंटी जी बात तो आपकी 16 आने सच है। जब लड्डू खाए तो खिलाने से पीछे थोड़ी ना हटे जाएंगे। आप फिक्र ना करो जी, हमारी परसों की फ्लाइट है, कल दावत रखते हैं सबके वास्ते। पड़ोसन के कहने पर जस्सी और उसकी मां सुखबीर अगले दिन पूरे पिंड को लड्डू पूरी की दावत देते हैं और इसी के साथ गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात चढ़ जाती है कि वो लोग अमृतसर से कनाडा एरोप्लेन में बैठकर जा रहे हैं। और बहन जी हमारे माँ की साइड से कोई गया था कई साल पहले कनाडा, बता रहा था जी बड़ा दूर है कनाडा और बड़ी ठंड होती है उधर। अपना कंबल रजाई मफलर जैकेट सब पैक करके लेना और बहन जी खाने पीने का इंतजाम जरूर कर लेना। अभी इतनी लंबी फ्लाइट में भूख लगेगी तो बार बार पायलट से ढाबे पर प्लेन थोड़ी ना रुकवा पाएंगे आप। प्लेन तो 1-2 बार ही रुकेगा, बार बार रोकने को बोलोगे ना तो पायलट नाराज हो जाते हैं। अच्छा हुआ बहन जी आपने बता दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं अचार पराठे लड्डू पैक करके ले जाऊंगी। वैसे भी आपके भाई साहब है ना, उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाने की आदत है। 2 दिन बाद, अरे मम्मी जी आपको पता है ना आज रात की फ्लाइट है हम लोगों की, तैयारी हो गई है ना आपकी? अरे हाँ जी बेटा तैयारी तो हो गई है, बस ये आलू के पराठे और लड्डू बनकर तैयार हो जाए। अचार तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है, और कुछ खाने पीने की इच्छा है तो बता दे बेटा, मैं अभी पैक कर लूंगी। ठीक है मम्मी जी इतने से हो जाएगा। 1 बोतल में लस्सी जरूर रख लेना, आपको तो पता ही है पापा जी बिना लस्सी के पराठे नहीं खा पाते। और हाँ पिंटू और डॉली के लिए भी रख लिया ना कुछ उनकी पसंद का। हाँ बेटा सबके लिए पैक कर लिया है, तू चिंता ना कर। पूरे परिवार के लिए खाना पैक करने के बाद सुखबीर फाइनली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। प्लेन में एयर होस्टेस उन्हें उनकी सीट पर बैठने के लिए कहती है। अरे मम्मी जी कहाँ रह गए आप? इतना बड़ा हवाई जहाज है, मैंने अकेले नहीं बैठना यहाँ। पिंटू के पापा को भी इधर भेजो। और मेरा पिंटू पुत्र कहाँ रह गया? अरे बहू पिंटू जस्सी दोनों मेरे साथ बैठे हैं और डोली अपने दादा के साथ पीछे बैठी हुई है। मम्मी जी ऐसे कैसे चलेगा? अरे आप बात करो ना एयर होस्टेस से, कुछ पैसे देकर अपनी सीट मेरे पास ही करवा लो ना प्लीज। अरे तू चिंता ना कर बेटा, मैं बात करती हूँ। सुखबीर बहू के साथ बैठे हुए पैसेंजर से सीट बदलने के लिए रिक्वेस्ट करती है। सॉरी मैं अपनी सीट पर ही बैठकर ट्रैवल करूंगा। बड़े खड़ूस लोग बैठे हैं यहाँ एरोप्लेन में, ट्रेन में तो लोग तुरंत सीट दे देते हैं। निक्के निक्के बच्चे हैं, ऐसा कैसे अपनी माँ से अलग बैठेंगे? अरे ये तो आपको टिकट कराते समय देखना चाहिए था ना। अब यहाँ बैठकर आप मेरा सर क्यों खा रही हैं? शांति से बैठिए, डिस्टर्ब मत करिए। अरे मम्मी इनसे कहने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ जो सीट के नीचे बटन लगा हुआ है मैंने सुना इसे दबाओ तो एयर होस्टेस आती है और जो भी दिक्कत हो ना वो सबकी मदद करती है। मैं बटन दबा के देखता हूँ।
जस्सी एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बटन दबाता है। बटन की आवाज सुनकर एक खूबसूरत एयर होस्टेस जस्सी के पास आकर खड़ी हो जाती है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सर? अरे पुत्र जी, आप ही बताओ, छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ से अलग करना सही बात है क्या? नहीं जी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप ये बताओ कौन आपके बच्चों को माँ से अलग कर रहा है? पुत्र, मैं अपने देवर की यहाँ जा रही हूँ, उसके बेटे की शादी है ना, उसी में शामिल होने के लिए सभी लोग विद फैमिली जा रहे हैं। लेकिन प्लेन में आने के बाद अब तो मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने गलत प्लेन में टिकट करवा ली। क्या हुआ मैम, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए ना। अरे भाई, बताने के लिए तो आपको बुलाया है, लेकिन आप पूरी बात सुन ही नहीं रही, बीच में ही बात को काट देती हैं। आपको हुई असुविधा के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे मम्मी जी, आप रहने दो, इतना घुमा फिरा कर बताओगे तो खाक समझ में आएगा मैडम जी को। मैडम जी, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे भतीजे भतीजी हैं, बेटा पैर छुकर पैर पहना करो। इतना कहते ही दोनों बच्चे कूद कर अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और एयर होस्टेस के पैर छूने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस मुझे ये बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हाँ जी, वही तो बता रहा है। ये मेरे दोनों भतीजा भतीजी है ना, इनको अपनी मम्मी के साथ बैठना है, लेकिन आप लोगों ने टिकट इस तरह से करा दिया कि दोनों बच्चे अपनी मम्मी से अलग बैठे हुए हैं। अब आप एक बात बताओ जी, इतना पैसा खर्च करके कन्नाड़ा जा रहे हैं हम लोग, पूरा परिवार एक साथ नहीं बैठेगा तो सफर में मजा कैसे आएगा? अगर सब अलग अलग ही बैठ कर जाएंगे तो विद फैमिली जाने वाली बात कहाँ रह जाएगी? और वैसे भी ना, ये बीजी है ना, बीजी मतलब मेरी दादी, इनको ना थोड़ा कम सुनाई देता है। अब अकेले उधर बैठी हुई परेशान हो रही एज बेचारी। आपके प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ना है। हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी कि हमारी पूरी फैमिली को एक साथ बैठने दो, लेकिन कोई अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे उधर आगे ना काफी सारी सीट खाली पड़ी हुई है, हम लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। अरे सर, उधर बिजनेस क्लास है, ऐसे कैसे आप लोग अपनी दादी के साथ उधर बैठ सकते हैं? हाँ, तो आप हमें कम समझ रहे हो क्या? हम भी बिजनेस वाले हैं, पूरे अमृतसर में पापड़ का वर्ल्ड फेमस बिजनेस है हमारा। मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, ऐसा नहीं होता है। हमने सुना था कि एयर होस्टेस पैसेंजर की मदद के लिए होती है, फिर आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे? देखो जी, आप ऐसा करो, प्लेन को वापस मोड़ लो, हमें नहीं जाना आपकी फ्लाइट में। हाँ, क्या कहा? वापस मोड़ ले? अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ, प्लीज कोऑपरेट। इतना कहकर एयर होस्टेस वहां से चली जाती है। कीर्ति प्लीज इन पैसेंजर्स को तुम अटेंड कर लो, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं इनकी बातें सुनकर। मन तो कर रहा है कि एक चप्पट लगा दूं, लेकिन क्या करें, अभी हम ड्यूटी पर हैं, इसलिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं नहीं जाने वाली, उधर का काम मैं देख रही हूँ, तुम इन्हें अटेंड करो। दोनों एयर होस्टेस आपस में बातें कर रही थी, तभी बैल की आवाज सुनाई देती है। फिर से वही है, तुम जाओ सॉर्ट आउट करो। गुस्से को दबाते हुए श्रुति वापस से जस्सी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। हेल्प करने का प्रॉमिस करके गए थे, अब तो वापस ही नहीं आए मैडम जी। अब आप बताओ, आप कुछ करने वाले हो या हम लोग खुद ही जाकर उधर बैठ जाए? एयर होस्टेस पीछे की रो में बैठे हुए कुछ पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट करके सीट चेंज करने के लिए कहती है। एयर होस्टेस के रिक्वेस्ट करने पर पैसेंजर मान जाते हैं और सुखबीर की फैमिली को एक साथ बैठने के लिए जगह दे देते हैं। आपने साबित कर दिया बहन जी कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं। अरे बच्चों, पैर पाना करो आंटी अंकल जी को। अरे अपनी सीट बदली है उन्होंने हमारे लिए, और तुम यहाँ बैठकर मुंह देख रहे हो। माँ की इतना कहते ही दोनों बच्चे लपक कर अपनी सीट से उठ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बार बार सीट से क्यों उठ जाते हैं? ये एरोप्लेन है, कोई बस नहीं है जिसमें आप लोग खड़े होकर ट्रैवल करोगे। आप अपनी सीट पर बैठे रहो प्लीज। सीट का मामला सेटल करने के बाद एयर होस्टेस श्रुति वापस अपने कैबिन में चली जाती है। हो गया सब सेटल? अरे यार, बस तू नाम मत ले इन लोगों का, दिमाग का दही करके रख दिया है इन्होंने। अब तो मेरी पेशेंस भी जवाब दे रही है। मैंने सब रेडी कर दिया है, पैसेंजर्स को चाय कॉफी सर्व करना स्टार्ट करते हैं। कीर्ति की बात सुनकर श्रुति ट्रॉली लेकर पैसेंजर्स की तरफ आने लगती है। देख रहे हैं मम्मी जी, आप फिर से आ रही है वो एयर होस्टेस। हाय, कितनी सोहनी है ना मम्मी। आप ना मम्मी जी कुछ समझते ही नहीं हो, आपको कोई फिक्र ही नहीं है अपने पुत्र की शादी की। कुछ तो करो, आप इससे मेरी शादी की बात चलाओ ना। अरे बेटा, अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। लाखों में एक है मेरा पुत्र, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की तुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दे। लेकिन बेटा, तुझे भी ना थोड़े हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। कुड़ी को लगना तो चाहिए कि मुंडे में बात है, तभी तो कुड़ी हाँ करेगी। माँ की बात सुनकर जस्सी एक बार फिर से बेल प्रेस कर देता है, जिसे सुनकर श्रुति फिर से उनके पास जाकर खड़ी होती है। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था? नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी आप फिक्र ना करो जी, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद उठ कर ले लूंगा। वो तो
आपसे मिलने का मन कर रहा था तो बस इसीलिए पहले बचा दी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे पास और भी काम होता है, ऐसी हरकत करके मेरा समय बर्बाद मत करिए। श्रुति इतना कहकर जाने लगती है। अरे आप भी ना कमाल करते हो जी, मैं समझ गया आपको सबको चाय पिलानी है, यही काम है ना। अरे आप फिक्र ना करो जी, आप मम्मी जी के साथ बैठकर बातें करो, सबको चाय कॉफी मैं पिला दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे मैंने बोला ना आप इतने बैठो, गल्ला करो जी मम्मी से। इतना कहकर जस्सी श्रुति को अपनी सीट पर बिठा देता है और उसकी ट्रॉली लेकर पैसेंजर्स के पास पहुंच जाता है। अरे पुत्र बैठना, ठीक तो कह रहा है जस्सी, कितनी देर से दौड़ भाग कर रही है तो थक गई होगी। और मेरा पुत्र चाय कॉफी खाना सब काम कर लेता है। और इतना ही नहीं, ये तो पैरों की मसाज भी ना बहुत अच्छी करता है। आप इतनी देर से खड़े हो, पांव तो दुख नहीं रहे पुत्र जी आपके। जस्सी की मां सुखबीर एयर होस्टेस को उसकी सीट से उठने ही नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर जस्सी भाग भाग के प्लेन में सबको चाय और कॉफी सर्व कर रहा था। किसी तरह सुखबीर से अपना हाथ छुड़ाकर श्रुति वापस अपनी ट्रॉली के पास जाती है और बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर जस्सी को वापस भेजती है। अरे कौन लोग हैं यार, कहां से आ गए? आज के जमाने में भी इतने डफर लोग होते हैं क्या? मुझे लग रहा है इतने कॉम्प्लिकेटेड लोग मैंने अपनी सर्विस में आज पहली बार देखे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आता इनको। श्रुति एक तरफ खड़ी बड़बड़ा रही थी, तभी उसे अपने पीछे से सुखबीर की आवाज सुनाई देती है। अरे बेटा बता तो था, अमृतसर से आए हम लोग और कनाडा जा रहे हैं। बड़ा अच्छा बिजनेस है हमारा। हमारे घर की बहू बेटियां राज कर रही है, राज। किसी चीज की कमी ना है हमारे घर में। और अपने छोटे से जस्सी के लिए हम ना एक सोनी सी लड़की ढूंढ रहे हैं। एक बात कहूं, मुझे बड़ी सोहनी लगी तो ऐसे जल्दी कुड़ियां पसंद नहीं आती मुझे, लेकिन तेरे तो बात ही कुछ आ रहा है। सुखबीर की बातों का जवाब देने की हिम्मत अब बेचारी श्रुति के अंदर बची नहीं थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको अपनी सीट पर बैठना चाहिए। हाँ जी, तो सीट पर ही तो बैठ कर आ रहे तब से। इधर तो मैं वॉशरूम के लिए आई थी। सुखबीर को अपनी सीट पर गए हुए अभी थोड़ी देर बीती थी कि तभी एक बार फिर से सुखबीर एयर होस्टेस को बुलाने के लिए बेल बजा देती है। यस मैम, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? पुत्र कितने घंटे हो गए हमें इस जहाज में चढ़े हुए, तुम लोग तो प्लेन को कहीं रोक ही नहीं रहे हो। सब लोगों के बैठे बैठे कुल्हे जाम हो गया। क्या कहा आपने? प्लेन को कहीं रुकवाया नहीं हमने। और आपके हिसाब से प्लेन कहाँ रुकना चाहिए था? आप क्या समझ रहे हो जी? हम पहली बार प्लेन में आए तो हमें एरोप्लेन के बारे में कुछ पता नहीं है। हम सब पता लगा के आए। हाँ, इतने लंबे सफर पे हैं, कम से कम कोई ढाबा देकर प्लेन तो रोकना चाहिए था आप लोगों को। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, एक जगह पर बैठे बैठे परेशान हो गए। हम लोग घर से पराठे और अचार लेकर आए, कब से वेट कर रहे कि प्लेन थोड़ी देर के लिए कहीं रुके तो हम अपना खाना खा लें। ऐसे बैठे बैठे खाना खाया नहीं जाएगा। आपको भी तो भूख लगी होगी ना पुत्र जी, आप भी हमारे साथ ही खाना खा लेना। और वैसे भी आप तो बहुत जल्दी हमारे फैमिली में आने वाले हो। वैसे बेटा जी आप कहाँ के हो? पंजाब से हो क्या? देखिए आप लोग बार बार भूल जाते हैं, आप बस या ट्रेन में नहीं बल्कि एरोप्लेन में बैठे हुए हैं। और एरोप्लेन ऐसी ही गली नुक्कड़ पर रुकता हुआ नहीं जाता। अरे कुछ तो दिमाग लगाइए, हवा में हैं आप अभी। हवा में कौन सा ढाबा होता है जहाँ पर प्लेन रुकवा के आप लोग चाय समोसे खाएंगे? आप नाराज मत हो जी, आप कहोगे तो हम बिना चाय पराठे की भी रह लेंगे। देखो कोई परेशान नहीं करेगा श्रुति जी को, उन्होंने कह दिया प्लेन नहीं रुकेगा मतलब नहीं रुकेगा। हाँ, अब चाय नाश्ता समोसे पराठे सब कन्नाडा जाकर खाना। हाँ। अरे यार ये लोग भांग खा कर आए क्या? प्लेन में बैठने से पहले दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या इनके? ऐसी बातें कौन करता है? मुझसे बोल रही हैं प्लेन साइड में लगाओ, अचार पराठे खाने हैं। सीरियसली? तू क्यों इतना सीरियस हो रही है यार? पार्ट ऑफ द जॉब है, छोड़ ना, बाकी पैसेंजर्स पर ध्यान दे। अपने उस जंगली से बेटे की शादी मेरे साथ करने के सपने देख रहे हैं ये लोग। बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं मुझे। अब तो एकदम हद ही हो गई है। एक बार प्लेन से नीचे उतर जाऊं उसके बाद मैं इन्हें बताऊंगी कि ये चंडीगढ़ वाली श्रुति चीज क्या है। पंजाब से कनाडा जाने वाली इस फ्लाइट में बैठे हुए सुखबीर और उसके पूरे परिवार ने मिलकर एयर होस्टेस श्रुति को एकदम नाक में दम कर दिया था। आखिरकार लंबे सफर के बाद फाइनली प्लेन कनाडा में लैंड होता है और सभी पैसेंजर उतर कर जाने लगते हैं। जस्सी भी अपनी मां सुखबीर और बाकी के परिवार के साथ प्लेन से उतर गया था और अब एयरपोर्ट पर खड़ा होकर अपना सामान कलेक्ट कर रहा था। अरे देख तो, ये वही एयर होस्टेस है ना? देख अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद तो और भी सोहनी लग रही है। मम्मी जी अब कंट्रोल नहीं हो रहा है मेरे से, मैं जा रहा हूँ, उसे फोन नंबर लेकर आता हूँ। जस्सी दौड़ते हुए श्रुति के पास जाता है।
अरे श्रुति जी, आप तो बड़े सोने लग रहे हैं इस ड्रेस में। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि वो सब जो आपसे फ्लाइट में बात हुई ना, वो मजाक नहीं है। मैं सच्ची में आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप अपना फोन नंबर और एड्रेस दे दो, मैं अपनी पूरी फैमिली को लेकर आपके घर आऊंगा। माना जी बहुत सीरियस हूँ। अरे बंद करो अपनी बकवास, परेशान हो गई हूँ। 16 घंटे की फ्लाइट में बोल बोल के दिमाग खाली कर दिया है तुम लोगों ने। क्या एकदम जंगल से उठकर चले आए हो? एरोप्लेन में पहली बार बैठने वाले बहुत लोग आते, लेकिन आप लोगों की जैसा जंगली परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। अब क्या कह रहे हो तुम? मुझसे शादी करोगी? हैं? मतलब लड़की की पसंद नापसंद जाननी जरूरी नहीं होती है? मैंने कब कहा मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ और तुम मेरे घर अपने पेरेंट्स को लेकर आ सकते हो? कब कहा मैंने? और कहाँ है तुम्हारी मम्मी? जरा बुलाओ तो। श्रुति की आवाज सुनकर सुखबीर भी वहां पर आ जाती है। वेरी गुड, आ गई आप भी। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ भी हूँ। दुनिया में आखिरी लड़का भी बचा होता ना आपका जस्सी, तब भी शादी ना करती अपने बेटे से। अरे बेटा, बड़ी खतरनाक है ये लड़की तो। देख कैसे चप्पड़ चप्पड़ जुबान चला रही है, और यहाँ एरोप्लेन में तो बड़ा ही मुस्कुरा के बात कर रही थी। हाँ, कर रही थी मुस्कुरा की बात। वो मेरा जॉब था, ड्यूटी पर थी मैं। माँ कसम, अगर आप लोग प्लेन में ना होकर कहीं और मिले होते ना मुझे, तो मैं तुम्हें बताती कि मैं क्या चीज हूँ। तुम लोग जा रहे हो या मैं अब भी अम्मा बहन पर आ जाऊं? मम्मी जी मेरी शादी। अरे बेटा चल, तू बड़ी बदतमीज लड़की है। तू चल उधर, शादी में कोई और लड़की देख लेंगे पुत्र। यह तो बड़ी मुंह फट है। तेरे लिए तो गौ जैसी लड़की देख कर लाएंगे। अब जा पुत्र। श्रुति के तेवर देखकर सुखबीर और जस्सी के तेवर एकदम ढीले हो गए थे और वो वहां से सर पर पांव रखकर भाग लेते हैं। राजेंद्र शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुषमा। आज उनके बेटे माधव की शादी थी। धूमधाम से शादी करके वे बहू राधा को अपने घर ले आए। बहू का गृह प्रवेश हुआ। बेटा, अब दाहिने पैर से अंदर आना। हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में आई हो। अब इस घर को अपनेपन से संवारना है तुम्हें। राधा चावल का कलश पैर से आगे करती है। अंदर आते ही पल्लवी चुटकी लेती है। भाभी, बस कलश गिराने से काम नहीं चलेगा, अब तो पूरे घर का भार भी संभालना पड़ेगा। वैसे भैया का ना ध्यान रखना, ये बहुत नखरे करते हैं। हाँ पल्लवी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलो बहुत बोल लिया तुमने, पहले भाभी को आराम करने दो, बाकी बातें बाद में करना। देखो बहू, ये घर अब तुम्हारा है। इसे संभालना, सबका ख्याल रखना, घर की इज्जत बनाए रखना। और हाँ, अब ये मत सोचना कि कोई काम सिर्फ मेरा है या तुम्हारा। सब मिलकर करेंगे तो घर भी खुशहाल रहेगा। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहू, इस घर में सभी हंसी मजाक करते हैं। इनकी कही बातों का बुरा मत मानना, ये सब मन के बहुत साफ है। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कह देना। जी पापा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लेकिन भाभी ध्यान रखना, घर में सबसे खतरनाक प्राणी मैं हूँ। अगर मुझसे पंगा लिया तो फिर पल्लवी की बात सुनकर सब हंसने लगे। कुछ देर सबसे बात करने के बाद राधा और माधव आराम करने के लिए कमरे में चले गए। कमरे में माधव राधा से कहता है, देखो राधा, मैं ज्यादा बातें घुमा फिरा कर करने वाला इंसान नहीं हूँ। बस एक बात कहनी है। जी कहिए ना। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बड़े ही जतन से पाला है। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से। अब वे बूढ़े हो रहे हैं तो उनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें इसमें मेरा साथ देना होगा। मम्मी पापा को हमेशा खुश रखना। जी मैं समझ रही हूँ, मैं मम्मी जी पापा जी का ध्यान रखूंगी। राधा, इस घर में बहुत कुछ नया लगेगा तुम्हें, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कोई भी परेशानी हो तो मुझसे कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं इस घर को अपना घर बनाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो अब आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। राधा सच में बहुत थकी हुई थी। बिस्तर पर जाते ही उसे गहरी नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह जब राधा की आंख खुली तो देखा सुबह के 9 बज रहे थे। वो जल्दी से उठी और फटाफट तैयार होकर किचन में गई। उठ गई बेटा? नई जगह है, नींद आ गई थी ना रात को ठीक से? जी मम्मी जी, कब नींद आ गई मुझे तो पता ही नहीं चला और उठने में देर हो गई। असल में पीहर में इसी टाइम पर उठा करती थी ना, इसलिए जल्दी उठने की आदत नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ सब 9 बजे नाश्ता कर लेते हैं। पल्लवी को कॉलेज जाना होता है, माधव को ऑफिस, तो नाश्ता बिल्कुल टाइम पे चाहिए सबको। समझ गई ना? कल से जरा जल्दी उठना। जी मम्मी जी, मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी। राधा को पीहर याद आ रहा था।
जहाँ सुबह उठने पर माँ खुद चाय लेकर खड़ी होती थी और पापा अखबार पढ़ते हुए कहते थे, अभी क्यों उठी, थोड़ा और सो जाती। आज तुम्हारा पहला दिन है, नई जगह है तो हो जाता है ये सब, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, इसीलिए मैं आज मंदिर नहीं गई। चलो अब तुम नाश्ता बना लो, मैंने सब तैयारियां कर दी है, मैं जाकर तुम्हारे पापा जी को दवाई दे आती हूँ। जी मम्मी जी। सुषमा राधा को हल्की मुस्कान देकर चली जाती है। राधा ने किचन में इधर उधर देखा, उसे सब कुछ नया नया लग रहा था। वो जल्दी जल्दी काम करने लगती है। तभी पल्लवी वहां आ जाती है। भाभी पहली बार नाश्ता बना रही हो तो स्वाद में एक्स्ट्रा प्यार होना चाहिए, इसीलिए मक्खन रख रही हूँ। वैसे भैया को ना बहुत पसंद है पराठे में मक्खन, अच्छी तरह लगाना मक्खन। अच्छा, माधव जी इतना ऑयली नाश्ता करते हैं? हाँ भाभी, हम सुबह पराठे ही खाते हैं, दही और अचार के साथ। पापा कहते हैं नाश्ता अच्छा होना चाहिए। ओके पल्लवी, मैं मक्खन लगाकर पराठे बनाऊंगी बस। राधा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर टेबल पर रखती है। माधव, पल्लवी और राजेंद्र जी टेबल पर आकर बैठते हैं। सुषमा भी वहीं आ जाती है। वाह, पराठे तो मम्मी जैसे ही बने, बस थोड़ा मक्खन कम लगाया है। ओहो भैया, भाभी के पीहर में मक्खन कम खाते होंगे शायद। वैसे मैंने कहा तो था भैया को पराठों पर मक्खन बहुत पसंद है। अरे कोई बात नहीं राधा, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, वैसे पराठे अच्छे बने हैं। थैंक यू पापा जी, मैं आगे से सबकी पसंद ध्यान में रखूंगी। मेरे पीहर में ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाते ना, हमारे यहाँ नाश्ते में कुछ लाइट सा खाते हैं, इसलिए आदत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार में ऐसा होता है, धीरे धीरे यहाँ के तौर तरीकों की आदत पड़ जाएगी, बस हिम्मत मत हारना। राधा थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। राधा हर किसी की जरूरत पूरी करने की कोशिश कर रही थी। उसने सबको टाइम पर नाश्ता परोसा, फिर पल्लवी के लिए टिफिन तैयार किया, माधव के लिए लंच पैक किया, लेकिन इस सब के बीच वो खुद के लिए एक कप चाय भी नहीं बना पाई। एक दिन राधा किचन में खड़ी चाय बना रही थी। चाय की खुशबू से अचानक उसे अपने मायके की याद आ जाती है। अभी अगर मैं पीहर में होती तो पापा बैठकर अखबार पढ़ रहे होते और मैं उनके लिए चाय बना रही होती। फिर वो हर घूंट के साथ कहते, बेटा तेरी बनाई चाय से दिन बन जाता है। उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। लेकिन तभी पल्लवी आती है। भाभी बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ बना दो ना। हाँ हाँ बनाती हूँ, हड़बड़ाओ मत। भाभी आप ऐसे क्यों बात कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही बोल दिया। अब तुम जाओ यहाँ से, बाहर हॉल में बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ। पल्लवी को राधा का बर्ताव अच्छा नहीं लगा तो वो वहां से चली गई। अगले दिन दोपहर में सब खाने की टेबल पर बैठे थे। राधा ने मेहनत से खाना बनाया था, लेकिन जैसे ही माधव ने पहला निवाला लिया, अरे यार सब्जी तो अच्छी बनी है पर आज की रोटी थोड़ी ज्यादा ही कड़क हो गई है। राधा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो चिढ़कर जवाब देती है, हाँ तो क्या हुआ, मेरे हाथों में जादू थोड़ी है, कभी कभी हो जाता है ऐसे। अगर मैं मायके में होती तो मम्मी कहती, कोई बात नहीं बेटा, मैं दूसरी बना देती हूँ। वहां तो सब मुझे कितने लाड प्यार से रखते थे। अरे मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो तुम इतना भड़क गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? क्या हो गया बेटा, इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं मम्मी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ, अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। आप लोग खाना खा लीजिए। राधा अपने कमरे में चली गई। राधा का ऐसा व्यवहार देखकर सब हैरान थे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने चुपचाप खाना खा लिया। अगले दिन राधा कपड़े समेट रही है, अचानक उसकी सहेली पूजा का फोन आता है। अरे राधा कैसी है, बड़ी मिस कर रही हूँ तुझे, कल रिया के घर गेट टुगेदर रखा है, तू आ रही है ना? राधा उदास हो जाती है। नहीं यार, अब कहाँ इतनी जल्दी आ सकती हूँ मायके, और गेट टुगेदर पर तो शायद ही परमिशन मिले। हाय रे, पहले तो तू पार्टी के नाम पर उछल पड़ती थी, आज क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, पीहर की बहुत याद आ रही है, यहाँ मन नहीं लग रहा है मेरा, ऐसा लगता है भागकर चली जाऊं मम्मी पापा के पास। अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। देखना धीरे धीरे ये घर तुझे सबसे ज्यादा अपना लगेगा और तेरा पीहर में मन नहीं लगेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा, पीहर पीहर ही होता है, जहाँ हम पले बड़े वो घर कैसे छूटेगा, वहां तो हमेशा मन लगेगा। उनके जैसा प्यार मुझे कोई दे ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता मैडम, अभी तुझे समझ में नहीं आएगा, थोड़े दिन जाने दे। अच्छा तो देख लेंगे, पर अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बार बार पीहर याद आ रहा है। पहले तो कितनी आजादी थी, जब मन करता सहेलियों से मिलती, जब जी चाहता बाहर घूमने चली जाती, लेकिन यहाँ तो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। तो थोड़ा टाइम दे अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा।
अच्छा चल अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करूंगी, बाय। ये कहकर पूजा ने फोन रख दिया। कुछ देर बाद माधव ऑफिस से आता है। राधा, एक कप चाय मिलेगी? बस यही काम रह गया है। जब सबको मेरी जरूरत होती है तो मैं ही याद आती हूँ, वरना कोई नहीं पूछता। मत बनाओ चाय, रहने दो। एक कप चाय के लिए तुम्हारी इतनी बातें नहीं सुनूंगा मैं। आजकल बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही हो। हाँ तो मत सुनिए मेरी बात। आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? आप तो अपनी फैमिली में ही है ना, यहाँ सब आपके अपने हैं, तो मेरी कोई जरूरत नहीं है आपको। अरे कैसी बात कर रही हो? ये जितना मेरा घर है उतना ही तुम्हारा भी है। ये सब लोग तुमसे भी उतना ही प्यार करते हैं, और घर अपना है तो घर के काम भी अपने हुए ना। अच्छा अच्छा, अब ज्ञान मत दो मुझे, मैं थक गई हूँ। मुझसे अभी चाय नहीं बनेगी, मैं सोने जा रही हूँ। सीधे सीधे कह देती चाय नहीं बनानी है। पल्लवी, मेरे लिए चाय बना दो। जी भैया। भाभी आप आराम कीजिए, भैया के लिए मैं चाय बना देती हूँ। ऐसा कहकर पल्लवी चाय बनाने चली जाती है और राधा अपने कमरे में। यहाँ माधव हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि राधा को अचानक क्या हो गया है। तभी सुषमा आती है। बेटा, मुझे राधा की चिंता हो रही है। देखना, पहले कितनी हंसती बोलती थी, और अब देख जैसे घर में कोई खुशी ही ना बची हो। कुछ भी कहो तो जैसे खाने दौड़ती है। अरे घर की रौनक तो बहू से होती है, वही इस तरह चिड़चिड़ी बनी रहेगी तो कैसे काम चलेगा। हाँ माँ, मैंने भी नोटिस किया है, राधा पहले जैसी नहीं लगती, हर बात पर चिढ़ जाती है। मुझे लगता है उसे अपने मायके की बहुत याद आ रही है। शादी के बाद बेटियों को मायके जाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन वो खुद से कह नहीं पाती। हाँ मम्मी, हो सकता है, आप सही कह रही हैं। तू एक काम कर, कल उसे मायके छोड़ा, कुछ दिन अपने मम्मी पापा के पास रहेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। ठीक है मम्मी, ये अच्छा आइडिया है। राधा खुश हो जाएगी और ससुराल का अपनापन भी ज्यादा महसूस करने लगेगी। हाँ बेटा, ससुराल का प्यार तभी समझ में आता है जब मायके में ससुराल की कमी महसूस होती है। उसे जाने दे, फिर देखना जब वापस आएगी तो पहले जैसी हो जाएगी। ठीक है मम्मी, मैं कल ऑफिस जाते वक्त राधा को उसके पीहर छोड़ दूंगा। अब तो ठीक है ना? हाँ। रात में माधव अपने कमरे में जाता है, जहाँ राधा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे देखकर माधव कहता है, राधा, तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत चिड़चिड़ी लग रही हो। सबने नोटिस किया है कि तुम ज्यादा खुश नहीं हो। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है क्या? कोई बात है तो बताओ, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक जाती हूँ और कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। राधा, सच बताओ, तुम्हें अपने मायके की याद आ रही है? मम्मी पापा से मिलना है? हाँ, मुझे बहुत याद आ रही है पियर कि मेरा मन ही नहीं लग रहा किसी भी काम में। हर पल मन में ही के बारे में सोचता रहता है। अरे तो फिर परेशान मत हो, कल मैं तुम्हें मायके छोड़ देता हूँ। तुम कुछ दिन वहां रहकर आ जाओ, मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। सच? अब सच में मुझे मायके छोड़ाएंगे? अरे हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? तुम्हें याद आ रही है अपने घर वालों की तो अच्छा है ना, कुछ दिन के लिए हो आओ। माधव, आप बहुत अच्छे, थैंक यू। कितना समझते हैं आप मुझे। अरे थैंक यू मत कहो, मैंने कुछ नहीं किया। वैसे थैंक यू कहना है तो मम्मी जी से कहना, उन्होंने कहा है तुम्हें पीहर ले जाने को। राधा खुश होकर मन ही मन सोचती है, मम्मी जी ने मुझे समझा, मेरे मन को समझा। सच में मम्मी जी बहुत अच्छी हैं, सास हो तो मम्मी जी जैसी। राधा और माधव दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगले दिन सुबह राधा बहुत खुश थी। उसने जल्दी उठकर सामान पैक कर लिया। कुछ ही देर में माधव उसे पीहर छोड़ देता है। वहां जाती ही शुभा उसे गले लगा लेती है। मायके में उसे फिर से वही मिलता है, पुराना प्यार, वही लाड़ दुलार। वो बहुत खुश थी, लेकिन 2 दिन बाद ही उसे अपने ससुराल की याद आने लगती है। उसका मन थोड़ा उदास हो जाता है। बेटा, नाश्ते में क्या खाएगी बता? सैंडविच खाएगी क्या? मम्मी, मैं नाश्ता बना लूं? अरे पर क्यों? तू आराम कर, तुझे वहां बहुत काम करना पड़ता होगा। अभी पीहर में मजे से आराम कर। हाँ, पर अब आदत हो गई है, सबके लिए नाश्ता खाना बनाना मुझे अब अच्छा लगता है। मम्मी, सबके लिए आलू के पराठे बना दूं क्या? दही के साथ अच्छे लगेंगे। पराठे? अरे तुझे पता है यहाँ हम सब नाश्ते में पराठे नहीं खाते। और तुझे कब से नाश्ते में पराठे पसंद आने लगे? तू तो पराठों को देखना भी नहीं चाहती थी। वो मम्मी, माधव जी को पराठे बहुत पसंद है ना, घर पर सब सुबह पराठे ही खाते हैं तो मुझे भी आदत पड़ गई। अब मुझे भी अच्छे लगते हैं पराठे। अच्छा, तो कुछ ही दिनों में तुझे ससुराल के खाने की आदत भी पड़ गई है? ये तो अच्छी बात है। वैसे भी अब तो तेरा असली घर वही है। हाँ मम्मी, ये तो है,
अब मुझे पराठे बनाने दो ना, आज मैं सबको मेरे हाथों के पराठे खिलाऊंगी, घर के ताजा मक्खन के साथ। राधा सबको पराठे बनाकर खिलाती है। अचानक उसे महसूस होता है कि वहां सब कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी अलग सा लगता है। एक दिन राम प्रसाद कहते हैं, बेटा तेरी बनाई चाय से दिन बन जाता है, एक कप चाय बना दे तो मजा आ जाए। हाँ पापा बनाती हूँ। पता है पापा, अब ससुराल में भी सब मेरी बनाई चाय की बहुत तारीफ करते हैं। पापा जी और मम्मी जी का तो दिन ही शुरू नहीं होता मेरे हाथों की चाय के बिना। कितना मिस कर रहे होंगे ना मेरी चाय को। अरे पापा जी की दवाई का टाइम हो गया, पता नहीं पापा जी ने दवाई ली होगी कि नहीं। उन्हें रोज मैं ही दवाई देती हूँ। अब मैं जब यहाँ हूँ तो पता नहीं याद होगा कि नहीं। तू भी तो उन्हें बहुत मिस कर रही है। तेरे पापा जी की तुझे फिक्र हो रही है तो फोन कर ले। हाँ पापा, ये सही कहा आपने, मैं फोन कर लेती हूँ और दवाई के बारे में याद भी करा देती हूँ, ये सही रहेगा। राधा खुश होकर जल्दी से फोन उठाती है और ससुराल में फोन लगाती है। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। कैसी हैं आप? घर पर सब कैसे हैं? आप लोग वक्त पर खाना खा रहे हैं ना? खुश रहो बेटा, हम सब ठीक है। तुम बताओ कैसे फोन किया? मायके में मन तो लग रहा है ना तुम्हारा? वो मम्मी जी, पापा जी की दवाई का टाइम हो गया है ना, तो मैंने सोचा पूछ लो पापा जी ने दवाई ली कि नहीं। दवाई ले ली थी ना पापा जी ने? बेटा तुम यहाँ की फिक्र मत करो, पल्लवी ने तेरे पापा जी को दवा दे दी थी। तुम अपना ध्यान रखो और खुश रहो। कुछ दिन के लिए मायके गई हो, मजे करो वहां। चलो फोन रखती हूँ। फोन कट जाता है। अब राधा पीहर में उदास रहने लगती है। उसका मन अब हर पल ससुराल के लिए बेचैन रहता है। शोभा भी बहुत दिनों से ये देख रही थी। अगले दिन शोभा राधा से कहती है, क्या हुआ राधा, मैं देख रही हूँ आजकल तो कुछ उदास सी लग रही है। कोई बात है क्या बेटा? कोई परेशानी है तो बता। अपनी माँ को नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? कुछ नहीं मम्मी, ससुराल में थी तो पीहर की याद आती थी और मन नहीं लगता था। अब जब पीहर आई हूँ तो ससुराल की चिंता लगी रहती है, वहां की याद आती है। कौन क्या कर रहा होगा, कौन से वक्त किसे क्या चाहिए होता है, वक्त पर सबने खाना खाया कि नहीं, दवाई ली कि नहीं। दिन भर यही सब सोचती रहती हूँ। बेटा ये तो हर लड़की के साथ होता है। शादी के बाद ससुराल कब अपना बन जाता है पता ही नहीं चलता। एक पैर ससुराल में तो एक पैर पीहर में, बस यही तो चलता है। पर मम्मी पीहर भी तो अपना है, यहाँ मैं बचपन से हूँ और वहां गए अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं। फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि मेरे बिना वो घर चलेगा ही नहीं। पहले भी तो वो घर मेरे बिना चलता था ना, पर अब तो जैसे हर पल उस घर की फिक्र रहती है। वो इसलिए बेटा क्योंकि वहां तेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं और तू उसे समझती है। हर लड़की ससुराल को अपना बनाती है, कोई थोड़े जल्दी तो कोई देर से। मुझे खुशी है कि तूने इतनी जल्दी उस घर को अपना बना लिया। अब मुझे भी तेरी चिंता नहीं होगी कि पता नहीं कैसे अपना घर संभाल रही होगी। हाँ मम्मी, शायद आप ठीक कह रही हैं। अब वो भी मेरा अपना घर है, अब मैं वहां मन लगाऊंगी। हाँ बेटा, फिर अपने मम्मी पापा को भूल मत जाना। कैसी बात करिए मम्मी, आपको और पापा को कभी भूल सकती हूँ क्या? अब तो मेरे 2 घर हैं और मुझे दोनों घर से बहुत प्यार है। बिल्कुल सही। चलो अब मैं दामाद जी से कह देती हूँ कि वो तुम्हें अब तुम्हारे ससुराल ले जाए, तुम वहां खुश रहोगी। कभी कभी पीहर आती रहना। हाँ हाँ मम्मी। ये सुनकर राधा खुश हो गई, उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। शोभा माधव को फोन करके बुलाती है और राधा को माधव के साथ उसकी ससुराल भेज देती है। रोहिणी की शादी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हुई थी, जहाँ के रीति रिवाज कुछ पुराने और अजीब थे, जिस बारे में अभी रोहिणी को पता नहीं था। अरे बहू, कट्ठा जा रही है? राकेश तो ऊपर वाले कमरे में है, जा उसके लिए दूध ले जा। और सुन, फिर तैयार हो जाना, थारे से मिलने मोहल्ले की औरतें आने वाली है। और अच्छे से तैयार होना, बिल्कुल सज धज के रानी की तरह। ठीक है माँ जी, मैं अभी एकदम बढ़िया तैयार होके आऊँ हूँ। मोहल्ले की सारी औरतें बस मन नहीं देखती रह जावेंगी। हाँ हाँ, जा अब तैयार हो जा। रोहिणी अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति राकेश अखबार पढ़ रहा था। ये लीजिए थारे वास्ते दूध, गर्मा गर्म है, पी लीजिए। अब और कुछ चाहिए तो अभी कह दो सा, इसके बाद मेरे पास टाइम कौनी। अरे क्या बात है, गनी बिजी लगे है और खुश भी। क्या बात हो गई ऐसी तो, जो तू इतना चहक रही से? कोई लॉटरी लगे है क्या? अरे आज मोहल्ले की सारी औरतें मारे से मिलने आ रही है। माँ जी ने मैंने एकदम रानी जैसे तैयार होने को कहा है। आप देखना, सारी मोहल्ले की औरतें हमारे खूबसूरती को देखकर जल बन जाएंगी
और माँ जी से कहेंगी कि कितनी फुटरी बहू लाई है तने। अरे ये वह मत पाल रे छोरी, तू ना जावा यहाँ के रीति रिवाज। अब खुश होवे पर शाम को रोना ना पड़ जावे कहीं तन्ने। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप सा? मुझे तो अटे कोई तकलीफ ना है। आपकी माँ सा भी कितनी अच्छी है, मने कोई तकलीफ ना दे है। क्यों नाम खराब कर रहे हो अपने परिवार का? अरे पगली, मैं तने बता रहा हूँ कि शाम को एक तूफान आने वाले हो, बच के रहना पड़ेगा तने। कैसा तूफान सा? हमारे यहाँ रिवाज है कि राकेश रोहिणी को कुछ बता ही रहा था कि उसके बापू सा ने उसे बुला लिया। बापू साहब बुला रहा है, मैं आऊँ। ठीक से। राकेश बाहर चला जाता है। चलो मैं तैयार हो जाऊं हूँ। सबसे ज्यादा सुंदर जो दिखना है मैंने, आज तो महारानी लागूंगी मैं। एक तो मेरे इतने लंबे सुंदर बाल से खोल के जाऊंगी, सब लोग देखते रह जाएंगे मैंने। रोहिणी शाम के लिए अपने आप को तैयार करने लगती है। वो अपने बालों को संवारती है और खोल देती है और उस पर मांग टीका लगा देती है। हाय, कितनी फुटरी लागी हूँ मैं, कहीं खुद की नजर ना लग जावे मैंने। अब ये रहा घूंघट। अब हो गई मैं तैयार। अरे रोहिणी, आजा नीचे, सब औरतें आ गई थारे वास्ते, जल्दी आ। जी माँ जी। रोहिणी राजस्थानी लिबास में किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी और नीचे भी सारी औरतें उसे देखने के लिए जमा हो गई थी। और रोहिणी जैसे ही नीचे आती है, सारी औरतें उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। अरे नीली माँ, थारी बहू तो सच में बहुत फूट रही है। काला टीका लगा दे, कहीं किसी की नजर ना लग जावे इसे। हाँ, बहुत चौखी से थारी बहू तो फिर रस्म शुरू करें, इससे तो ये और भी सुंदरा लगेगी। हाँ, तू उस तरह लाई है ना कावेरी, कहीं भूल तो नहीं गई? अरे लाई हूँ, इसे कैसे भूल सकूँ हूँ भला, इसकी तो रस्म से। उस तरह इसका क्या करना है माँ जी सा? तेरे बाल इसी से तो काटेंगे बहू, तुझे गंजी करने के लिए उस तरह तो चाहिए ना। क्या कह रहे हो माँ जी सा? मैं और गंजी? मुझे गंजी क्यों कर रहे हो आप? अरे राकेश ने तुझे बताया हो कौन है कि हमारे यहाँ जब तक बहू को बच्चा ना हो जावे है उसे गंजी रहना पड़े। ये आप क्या बोल रहे हो माँ सा? जब तक बच्चा नहीं हो जावे तब तक कैसे मैं गंजी होके रहूंगी? कैसे लगूंगी मैं गंजी? आप खुद ही सोचो। अरे तेरी सास तो राकेश के हो जाने के बाद भी गंजी से, तुझे अकेला अकेला कौन ही लागेगा बहू, तू चिंता ना कर। नीलिमा, जरा घूंघट हटाकर बहू को दिखा तो, तू कैसी लागे हैं? ये देख, बिना बालों के भी कितनी सुंदर हूँ मैं। क्या आप भी गंजी हैं? लेकिन क्यों? इनके होने के बाद आप गंजी क्यों हैं? आपके बाल ही कोणिया है के? अरे ऐसा कौन है छोरी, मुझे गंजी रहना इतना पसंद आ गया कि मैं तो ऐसी ही रहूं। पर तू चिंता कौन कर, बच्चा हो जाने के बाद तू बाल उगा लेना, ठीक से? ना, मने गंजी ना होना है मासा, ऐसा ना कोणी करो प्लीज। कुछ ना होगा बहू, गंजा होने के बाद हल्का हल्का लगेगा तुझे। चलो कर दो गंजी करने की रस्म सब। रोहिणी को आखिरकार गंजा होना पड़ा और गंजे होने के बाद जब वो कमरे में आती है तो अपने पति पर चिल्लाती है। अरे, जब मैं सुबह से इतना तैयार हो रही थी तभी आप बोल कौन सको है कि तुझे गंजी होना पड़ेगा? मारे इतने सुंदर बाल काट दिए सबने। मेरे बाल। मैंने कहा तो था तुझसे, इतना खुश कौन हो, तूफान आने वाला है शाम के। पर ये थोड़ी ना बताया था कि तूफान में मारे बाल ही उड़ जावेंगे। अरे सत्यानाश हो सबका, मारे सोने जैसे बाल उड़ा दिए। अरे आ जावेंगे, तू चिंता कौन कर। रोहिणी भी अब अपनी सास की तरह गंजी हो चुकी थी, पर उसे इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी। एक दिन जब पास की कुछ बहुएं उसके घर आई तब, अरे तने भी गंजी कर दिया के? तने शर्म नहीं आवे है? मने तो बहुत बुरा लगे है खुद को गंजा देखकर। ना, मैं तो गंजी कौनी हुई हूँ भविसा, हमारे में ये रिवाज कौनी। हाँ, ऐसा अजीब रिवाज मारे ससुराल में ही हो सके है।
आपको तो खुश होना चाहिए भाभी सा। आपको इतने लंबे बाल बार बार कौन ही धोने पड़े हैं। सर पे घूंघट करने के वक्त कच्छू भी नाड़े हैं। बालों को संवारने का झंझट ही नहीं। बाल कोनी मतलब खर्चा आधा। हमको तो सब करना पड़े हैं। बाल इतने रूखे हो गए हैं कि झाड़ू भी इनसे अच्छा लागे है। रोहिणी को प्रिया की बातें सही लग रही थी। आज वो अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी सा, आज मेरे सर पे चंपी कर दो, सर एकदम हल्का हो जाएगा। ठीक से, पर पहले तू मेरे सर पर चंपी कर दे, फिर मैं तारे सर पर कर दूँ। ठीक से, आओ बैठो अठे। कितना मजा आवे है। सर एकदम बिना बालों के हल्का हल्का लागे है। हाँ, ये बात तो माँ जी सा है। गंजे रहने में फायदे तो बड़े से। पर तना तो गंजी रहना पसंद कौन है तो अब क्या हो गया? अब मने गंजे रहने के फायदे पता चल गए से। ना बालों को धोने का टेंशन, ना संवारने का, ना कटवाने का, ना कलर करवाने का, और ना इनके रूखे होने का। टाइम के साथ पैसे भी बच जावे हैं और घूंघट भी आराम से टिक जावे हैं। रोहिणी को अब गंजे रहने में मज़ा आने लगा था और 2 साल में उसका बेटा भी हो गया था, पर फिर भी वो अपने बाल नहीं बढ़ा रही थी, जिस पर मोहल्ले की औरतें उससे सवाल करने लगी। अरे अब तो तने बच्चा भी हो गया बहू, अब क्यों गंजी बन के घूमे है फिर? अरे काकी सा, गंजे रहने का भी अपना ही मजा है। बच्चे बाल भी नहीं खिंच पाते। आपका चश्मा देखो, आसानी से टिक जाता है ऊपर, और ज्यादा खर्चा भी कौन ही है इसमें। हे मारा ठाकुर जी, ये तो बिल्कुल अपनी सास जैसा बोले हैं। दोनों एक जैसी ही निकली, गंजी सास वैसी गंजी बहू। अरे काकी साहब, मैं तो कहूँ आप भी एक बार बंजी बांकी को देखो, मजा ही आ जावेगा। अरे मने माफ कर, मने काम याद आ गया है। और कावेरी भाग जाती है। रोहिणी और नीलिमा को अब हर मोहल्ले में लोग पहचानने लगे थे। जिनको भी उनसे कुछ काम होता तो ऐसा कहते कुछ, अरे वही ना, गंजी सास बहू की जोड़ी के बारे में पूछो है ना, वो गली नंबर 4 में रहते हैं। संगीता एक खानदानी और संगीत में घराने की बेटी थी। पढ़ाई के लिए उसके दादा दादी उसके पास के कॉलेज में डालते हैं, जहां उसे मिलता है एक गबरू पंजाबी लड़का विवेक। हाँ, कैसी मस्त सी लड़कियां, काश इससे मेरी शादी हो जाए। संगीता है वो, पता है कितने एलिट खानदान की लड़की है। नाम चलता है इनके दादा दादी का। इसकी माँ तो कहीं की राजकुमारी है ऐसा सुना है। नौकर चाकर की लाइन लगी रहती है इसके घर। अरे तो हम कौन से गए गुजरे परिवार के हैं? साढ़े भी ट्रक चलता है शहर विच। हाँ। फिर क्या, संगीता के पीछे विवेक हाथ धोकर लग जाता है, और फिर वही होता है जो हर कहानी में होता है, हीरोइन को हीरो से प्यार। लेकिन प्यार, अरे भाई यहाँ कहाँ जाकर जिंदगी रुकती है, जिंदगी तो अब शुरू होती है। गुस्ताखी माफ करना माँ, मैं विवेक से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, कृपया इजाजत दें। ओ मेरी राजकुमारी, कौन है ये? कहाँ की सल्तनत रही है इन लोगों की? जाना पहचाना नाम तो नहीं लग रहा। कौन है इसके खानदान के लोग? दादा परदादा? माँ वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप सभी को मना ले और हम उनकी कोठी चले जाए तो शायद सब पता चल जाएगा। तो समझ में आया कैसे पर्दे में सारी बातें भी हो गई। शांत लहजा, इज्जतदार और बड़े खानदानी लोग। लेकिन फिर संगीता की दादी, अरे संगीता को लड़का पसंद है तो हम चलेंगे उन लोगों के यहाँ बात करने। संगीता ये सुनकर जोर से खुशी के मारे चिल्ला पड़ती है, अरे वाह, मजा आ गया। पहली बार संगीता के घर में किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी। दादी और माँ एक साथ संगीता की ओर देखते हैं। संगीता, ये क्या? आपको ये किसने और कहाँ सिखाया? बेटा, आप नहीं जानती कि घर में जोर जोर से कौन चिल्लाते हैं? वो कैसे लोग होते हैं जो तेज आवाज में बात करते हैं? संगीता को बचपन की सारी बात याद आ जाती है कि शांत रहना कितना जरूरी है। जी हमें माफ करें, गलती हो गई। बेटा,
भाषा इंसान की असली पहचान होती है। जिसकी भाषा पर लगाम नहीं वो इंसान नहीं। पर कोई बात नहीं, आगे से ना करना। और विवेक को बोल दीजिए हम कल आएंगे। संगीता की माँ, सारी तैयारी कर लेना। और फिर अगले दिन ढेर सारे लोगों को लेकर संगीता का परिवार विवेक के घर जाता है। विवेक की माँ, जो कि पक्की पंजाबन होती है, और तेरी माँ की आंख, इतने बड़े बड़े थाल में इतना सारा मेवा, फल और मिठाई। अरे वाह विवेक, क्या हाथ मारा है। अरे माँ, कायदे से रह ले, बड़े घर की लड़की है। मेरे प्यार के कारण शादी करने को राजी है। माँ प्लीज मेरी शादी ना तोड़वा देना ऐसी भाषा बोलकर। माँ को विवेक पर गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तू भाषा का ज्ञान देगा? अरे तुझे बोलना ही तो मैंने सिखाया है। सभी हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। जिस घर में जोर से बात भी नहीं की जाती, उस घर की लड़की ऐसे घर में जहां सास बात बात पर गालियां देती है। अरे कैसे मैनेज करेगी? संगीता, ये क्या है बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे मैनेज करोगी? ये लोग तो पास बिठाने के लायक भी नहीं है। तभी संगीता की सास हाथ में बड़ा सा हार लेकर संगीता के गले में डालती है। मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन तुझे देखकर लग रहा है कि तू इस घर की रोशनी है मेरी बच्ची। ये बोलकर वो संगीता को चुम लेती है। सभी ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। तो क्या करते हैं आपके पति और आपके पुत्र? जी ट्रक चलाते हैं। अब नहीं वो आंटी, माँ वो पुरानी बात कर रही है। हम लोगों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। विवेक ट्रैवल्स है ना, वो हमारा ही है। तभी विवेक के पिताजी भी आ जाते हैं। पता है लड़की वाले आ रहे हैं, लेकिन यह नहीं कि वक्त पर आ जाए। बहन जी बस करिए, मैं थोड़ी देर अगर यहाँ और रुकी तो लगता है कि कान से खून आ जाएगा। अब माफ़ करिए, वो क्या है ना, मेरी बीवी बचपन से ही थोड़ी गाली गलौज देती है। हमने भी आदत नहीं छुड़वाई। वो क्या है ना, प्यारी है हमारी। अरे प्यारी व्यारी कोई ना हो, वो क्या है ना, जब से शादी हुई है तब से ये तरक्की कर रहा है। हाँ ये भी है। फिर पिता संगीता की ओर देखते हैं और कितनी प्यारी बिटिया है। हम लोगों की तो किस्मत ही खुल गई जो ये हमारे घर की बहू बनेगी। संगीता की माँ को विवेक के माँ पिता का व्यवहार अच्छा लगता है और वो संगीता की शादी के लिए मान जाती हैं। फिर दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद अरे चाय ले लो, सोते ही रहोगे क्या तुम लोग? खोलो कमरा। संगीता सास की बात सुनकर रोने लगती है। रोते रोते वो दरवाज़ा खोलती है, जहाँ सास उसे रोता हुआ देखकर, और क्या हुआ मेरी बहू को? अरे बेटा क्या हुआ? विवेक तूने ही कुछ बोला होगा पुत्र। पति को जोर जोर से डांट खाता देख संगीता और जोर से रोने लगती है। हाय रे, क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी, क्या हो गया बहू? किसी ने कुछ कहा क्या? माँ तूने ही तो कहा है। माँ को कौन तू कहता है? आप बोलिए ना। अरे देख देख, तेरी बीवी कितनी संस्कारी है, और एक तू न जाने किस खानदान का है। संगीता पति को क्या सिखाती जब सास ऐसी भाषा में बात कर रही हो। सास तो चली जाती है, लेकिन संगीता विवेक को देखने लगती है। अब वो क्या है ना कि माँ बचपन से ही। आप माँ जी को क्यों नहीं समझाती कि ऐसी भाषा का प्रयोग ना किया करे? देखो, जो तू समझा सकती हो तो समझा ले, मेरे तो बस की नहीं है, और मुझे ना आदत सी हो गई है। तभी बहू की फोन पर मायके से फोन आता है। बेटी संगीता, कैसी हो? माँ प्रणाम, मैं ठीक हूँ। आप लोग कुशल मंगल? संगीता को तो लग रहा था कि ससुराल की हालत देखकर माँ अब कभी उसके घर नहीं आएगी, लेकिन बेटा, वो राजस्थान वाली तेरी मामी है ना, वे लोग शादी में नहीं आ पाए थे तो तुझसे मिलने आना चाहते हैं। हम शाम तक तुम्हारे घर आ जाएंगे।
बाकी सब ठीक है ना? तुम्हारी सास? माँ माफ करे, लेकिन मामी तो बड़ी ही नखरीली है। मेरी सास को देखकर तो वो लोग बातें बनाएंगे ना। माँ मिलना है तो मैं ही आ जाती हूँ घर पर। लेकिन संगीता की माँ नहीं मानती और फिर शाम को सारा परिवार संगीता के घर पहुंच जाता है। इतने सारे लोग, मेला लगा है क्या? कौन है ये अजीब अजीब से लोग? ऐसा लग रहा है जैसे किसी रामलीला से भाग कर आए हैं। अरे ये क्या? ये तो बहू की माँ है। हे भगवान, ये क्या बोली जा रही है? ये संगीता की सास है क्या? हाँ, वो क्या है ना, बहन जी ने पूरा बिजनेस ट्रांसपोर्ट का संभाला था पति के साथ मिलकर, तो थोड़ी जुबान थोड़ी। वैसे बहन जी, मैं संगीता की मामी हूँ, जोधपुर घराने से। आप लोगों के घराने के बारे में बताया नहीं कुछ। संगीता समझ जाती है कि मामी सास से मजे लेने के मूड में है, तो वो जोर से चिल्लाती है। संगीता, क्या हो गया बेटा? माँ, चूहा, मेरे पैर के पास चूहा। अरे किस चूहे की हिम्मत हो गई जो मेरी बहू के पैर पर चढ़े? अब भी सबक सिखाती हूँ। संगीता की सास की बात सुनकर सारे मेहमान मुंह दबा दबा कर हंसने लगते हैं। संगीता को ये देखकर थोड़ी शर्म आती है। वो सास पर गुस्सा हो जाती है। क्या है माँ जी, न भाषा पर पकड़ है ना ही जुबान पर। सोचती भी है आप जो बोलती है उसका मतलब क्या होता है। जो मर्जी गाली दिए जा रही हैं। अरे कैसे खानदान की हैं आप? मैंने तो गलती ही कर ली शादी करके। संगीता ये बोलकर खड़ी रहती है, लेकिन सास, जिसे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा था, आज तक जिस घर में वो रानी की तरह रह रही थी, वो शांत हो जाती है। वो खुद की बेइज्जती समझकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो क्या है ना, मेरी कंपनी से फ़ोन आ रहा है। बेटा संगीता, घर वालों को खिलाओ उनका मनपसंद खाना। हाँ, मैं ज़रा आता हूँ। ससुर भी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विवेक, वो क्या है ना, पापा के पास आज काम थोड़ा ज़्यादा है, मैं ज़रा उनकी मदद कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ। एक एक करके सभी वहाँ से चले जाते हैं। कैसे लोग हैं, कोई आया है कुछ कदर ही नहीं है। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं? संगीता का गुस्सा देखकर तो मुझे भी गुस्सा आया था। वैसे संगीता, ये पसंद तो तुम्हारी थी, तुम सब जानती थी, फिर अपनी सास पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और वो कर भी क्या रही थी? तुमको काटने के लिए जो चूहा आया उसी को तो मार रही थी। जो भाषा उनकी है वो तो रहेगी, लेकिन जो प्यार और स्नेह उनका तुम्हारे लिए दिखा, वो किसी भी सास का बहू के लिए कम ही देखा जाता है। संगीता को माता पिता की बात से खुद की गलती का एहसास होता है। वो सास के पास जाती है और, सासू माँ माफ नहीं करेंगी? सास संगीता के मुंह से गालियां सुनकर हंसने लगती है। गालियां मत दिया कर बहू, तू कौन सा मेरे जैसे खानदान से है? तू तो मैं तो आपकी ही बेटी हूँ माँ जी। चलिए, और मुझे माफ कर दीजिए।